हाँ जी गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके थे पीजीबीपी का मतलब, है ना। और फिर हमने देखी थी डेफिनेशन, फिर हमने बिजनेस की डेफिनेशन देखी थी, बिजनेस माने क्या, और देन हमने देखा था प्रोफेशन का मतलब, है ना। इतना हमने लास्ट के लेक्चर में कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस चैप्टर को और समझते हैं, कोशिश करते हैं और समझने की क्या है ये चैप्टर। सेक्शन 28 चल रहा था, उसमें इंक्लूड होती हैं कुछ चीज़ें, इंक्लूड्स लिखा हुआ है। रेवेन्यू प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ध्यान रखना, बिजनेस के या प्रोफेशन की जो इनकम है, जो प्रॉफिट है उसका, वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। रेवेन्यू नेचर का कैसे होता है सर? अब बात समझना जरा। एक होता है हमारा प्रॉफिट रेवेन्यू नेचर का, और एक होता है कैपिटल नेचर का। सर रेवेन्यू नेचर का कौन सा? जो बार बार होने वाला हो, जो बार बार होने वाला हो, रिकरिंग भी बोलते हैं हमेशा। रिकरिंग नेचर, रिकरिंग बोलते हैं, बार बार होने वाले जो हमारे रिवेन्यू होते हैं। ठीक है। कैपिटल क्या होता है? कभी कभी, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो कैपिटल नेचर की रिवेन्यू हो जाती है, यानी कि उसका प्रॉफिट हो जाता है, कैपिटल नेचर की हमारा प्रॉफिट हो जाता है। वो कैसा होता है सर? वो नॉन रिकरिंग कहलाता है इन इंग्लिश। सर कोई एग्जांपल दो, तब जाकर बेटर समझ में आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, समझो। मैं सेल ऑफ गुड्स करता हूँ, सेल ऑफ गुड्स, माल को मैं डेली बेचता हूँ। माल कौन सा? जो मैंने खरीदा हुआ होगा बेचने के लिए, उस वाले माल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं सेल ऑफ एसेट करता हूँ, सेल ऑफ एसेट्स, मैंने अपनी दुकान की संपत्ति, लाइक फर्नीचर, कोई बिल्डिंग, कोई मशीनरी, कोई प्लांट, ये मैंने बेच दिया, तो वो मेरा कैपिटल नेचर कहलाता है। और कैपिटल नेचर का जो मेरा प्रॉफिट होगा, वो भाई मेरा कैपिटल गेन वाले चैप्टर में जाता है, ना कि वो पीजीबीपी में आएगा। जो मैं अपने माल को बेचता हूँ, उससे जो मेरी इनकम होती है, वो मेरा पीजीबीपी में आएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है इस वाले पॉइंट में कि रिवेन्यू प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, की प्रोफेशन से या बिजनेस से जो आपकी रिवेन्यू हो रही है, वो रिवेन्यू जो प्रॉफिट हो रही है, वो रिवेन्यू नेचर की होनी चाहिए, यानी कि वो कैपिटल नेचर की नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड देखते हैं। एनी कॉम्पेंजेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय, कोई आपको क्षतिपूर्ति की राशि मिली, कॉम्पेंजेशन मिला, कैसे मिला सर कॉम्पेंजेशन? आपको पढ़ते हैं जरा पॉइंट। टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट टूट जाना। मॉडिफिकेशन का मतलब उसमें चेंज हो जाना, मॉडिफाई करना, समझते हैं आप लोग। इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंडियन कंपनी और अदर कंपनी, ध्यान रखना है इंडियन कंपनी से रिलेटेड या अदर कंपनी से रिलेटेड कोई टर्मिनेशन हुआ है या मॉडिफिकेशन हुआ है, इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को या तो उन्होंने चेंज करा हो, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज आया हो, लाइक मॉडिफिकेशन हमने करा हो, या उस कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर दिया हो, टर्मिनेशन। और इस कार्य की वजह से, इस टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन की वजह से आपको कॉम्पेंजेशन मिल गया। बात समझ में आई? आपको कॉम्पेंजेशन की अमाउंट मिल गई, तो वो भी अमाउंट आपकी क्या होती है? टैक्सेबल मानी जाती है इस चैप्टर में। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फिर समझ लो, कोई कंपनी है, इंडियन कंपनी हो या अदर कंपनी हो, अगर उसके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, किसी अदर बंदे ने कर रखा है, उसके कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, उसमें उसकी टर्म्स या उसकी कंडीशंस में कोई मॉडिफिकेशन या टर्मिनेशन अगर होता है, कुछ चेंज आता है या कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म करा जा रहा है, और उस टाइम पर अगर आपको कोई कॉम्पेंसेशन की अमाउंट मिलती है, तो वो कॉम्पेंसेशन की अमाउंट आपकी टैक्सेबल मानी जाती है इस चैप्टर में, ठीक है। आगे आओ, पॉइंट नंबर 3। एक सेकंड, इसमें पॉइंट नंबर 2 में पॉइंट नंबर बी रह रहा है ये, सेम एज अबव रिलेटिंग टू इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी। अगर इंडियन फर्म है या इंडियन एजेंसी है, तो ये वाला पॉइंट वहाँ भी आपका लाई करेगा, यानी कि वहाँ भी ये सेम ही पैटर्न रहेगा इस चीज़ का, ठीक है। इंडियन फर्म हो कोई, जैसे लाइक पार्टनरशिप फर्म होती है या कोई अदर फर्म है, इंडियन एजेंसी हो कोई, उसके साथ भी अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन बाद में वो चेंज या मॉडिफाई कराते हैं या उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं, तो जितनी अमाउंट हमें इंडियन फर्म को या इंडियन एजेंसी को मिलेगी, तो वो अमाउंट आपकी क्या मानी जाएगी? टैक्सेबल मानी जाएगी इन द हैंड्स ऑफ इंडियन कंपनी या इंडियन फर्म, ठीक है। आगे आते हैं, पॉइंट नंबर 3। रिसिप्ट्स ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। पार्टनरशिप तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो सुन लो। तीसरा पॉइंट आपका पार्टनरशिप से है, पार्टनरशिप से है।
मान लो किसी फर्म में 3 बंदे एज अ पार्टनर वर्क करते हैं। ये कौन है भाई? ये पार्टनर है। कौन है ये? पार्टनर है आपके ए बी सी। इनका एक बिजनेस चल रहा है, पार्टनरशिप फर्म चल रही है इनकी। उससे होने वाली जो इनकम है, पार्टनरशिप फर्म की जो इनकम है, वो तो टैक्सेबल होगी ही होगी। क्लियर बात है, इसी चैप्टर में आएगी, क्योंकि बिजनेस खोले हुए बैठे हैं। तो ये जो इनकम जाएगी ये आपकी पीजीबीपी में जाएगी। ठीक है, ये पीजीबीपी में जाएगी। लेकिन जब ए को पैसा मिलेगा या ए को कोई बेनिफिट मिलेगा तो वो भी इसी चैप्टर में जाएगा, वो भी पीजीबीपी की इनकी इनकम मानी जाएगी। बात समझ लेना। वो बात अलग है कि एक इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं लगता है, तो इसलिए वो डिडक्शन उसे मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड अगर किसी पार्टनर को इनकम हो रही है तो वो इनकम भी आपकी पीजीबीपी में जाती है। वो इसमें पॉइंट में ये क्लियर कर देंगे। रिसिप्ट्स ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, अगर किसी फर्म से किसी पार्टनर को कोई रिसिप्ट मिलती है, कैसे मिलती है? एनी इंटरेस्ट, कोई ब्याज वगैरह, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब भी यही सब चीज़ें होती हैं। ड्यू टू और रिसीव्ड, बाकी है या मिल चुका है, बाय अ पार्टनर, एक पार्टनर के द्वारा, ऑफ अ फर्म, फ्रॉम द फर्म, प्रोवाइडेड दैट इट हैज़ बीन अलाउड एज डिडक्शन। It has been allowed as deduction in computing the taxable profit of such firm। ध्यान रखना, वो बात एक अलग है कि हमें डिडक्शन मिलती है नहीं मिलती है, वो हम चैप्टर में देखेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं आपको पक्का बताऊंगा उन चीज़ों के बारे में। फिलहाल आपको दिमाग में ये बात रखनी है, पार्टनर ने अगर अपने फर्म से कोई अमाउंट रिसीव करी है, चाहे इंटरेस्ट हो, सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो, रेम्यूनरेशन हो, वो सब आपका पीजीबीपी में जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे आओ, पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिसिप्ट्स फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस। अब इंक्लूडिंग बोनस यानी कि आपको अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से अमाउंट आ जाती है इंक्लूडिंग बोनस, वो आपकी पीजीबीपी में मानी जाती है। ये सर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, इसके बारे में अलग से वीडियो मिलेगी आपको। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी काफ़ी चैप्टर में यूजेबल है, जैसे कि सैलरी का चैप्टर हो वहाँ भी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जिक्र होता है और पीजीबीपी में भी जिक्र होता है इसका। तो फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाला पैसा भी आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। अगर बिजनेस आपका है और आपको अगर पैसा मिल रहा है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का, क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, अलग से इसकी वीडियो डलेगी या आगे किसी लेक्चर में हम इसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा थोड़ा सा। अच्छा, किसी को ये नोट्स चाहिए ना तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको मिल ही जाएगा आराम से स्क्रीन पे, तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना कि सर मुझे नोट्स चाहिए, तो नोट्स उसको मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। और वैसे तो फ़ायदा ये रहेगा कि आप साथ के साथ में नोट्स बनाते हुए चलो, आपको वो रिवाइज भी होते रहेंगे और स्पेलिंग्स भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेंगी फिर। ठीक है, कॉपी करना बेटर नहीं रहेगा। हाँ, वीडियो से देख देख के आप लोग नोट्स बनाओ। ठीक है, आओ जरा पॉइंट नंबर 5 पे, बस हम 2 पॉइंट और पढ़ेंगे इसमें अभी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं अभी ये सुनो। सिक्योरिटीज हिंदी में इसे बोलते हैं हम प्रतिभूतियाँ। पता नहीं यार इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में तो सही है, हिंदी का मेरे को नहीं पता, मात्राएं वगैरह देख लेना। प्रतिभूतियाँ होती हैं ये। ठीक है, ये क्या होती हैं? आपने ना एक चीज़ पढ़ी होगी कि उसने उस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, या डिवेंचर्स आपने ज़रूर सुना होगा। जो बच्चे 12th कॉमर्स से हैं उन्होंने ज़रूर सुनी होंगी ये बातें। बॉन्ड्स वगैरह आपने सुने होंगे। तो शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये क्या होती हैं? ये हमारी सिक्योरिटीज़ होती हैं। मींस इन्वेस्टमेंट। जब हम पैसा इनमें लगा देते हैं इन्हें बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। लेकिन पीजीबीपी में कैसे आया ये वाला, इस चैप्टर में कैसे आया ये पॉइंट? अगर आपका काम ही सिक्योरिटीज़ में डील करना है, आप डील ही सिक्योरिटीज़ में करते हो। ठीक है, सिक्योरिटीज़ खरीदना, सिक्योरिटीज़ बेचना, सिक्योरिटी खरीदना, सिक्योरिटी बेचना, किसी के शेयर खरीद लिए, बॉन्ड्स को बेच दिया, डिवेंचर खरीद लिए, डिवेंचर बेच दिए, इसी टाइप का अगर आपका काम है तो वो आपका पीजीबीपी में आता है। अदरवाइज ये कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। ये भी बात ध्यान रखना। अगर आपका वो बिजनेस नहीं है, अगर आप सिक्योरिटीज़ में डील नहीं करते, आप तो बिजनेस करते हो लेकिन आपने 1-2 कंपनी के शेयर्स परचेस कर रखे हैं और उस पर डिविडेंड मिल जाता है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वो उस चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन सिक्योरिटीज़ कब आएंगी पीजीबीपी में? पीजीबीपी में तब आएंगे जब आपका काम ही सिक्योरिटीज़ में डील करना हो। ठीक है, आओ जरा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ द बिजनेस ऑफ द असेसी। अगर असेसी का जो बिजनेस है इज टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना ही है। अदरवाइज
इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर है? अगर उसका एसएससी का जो बिजनेस है वो इन्वेस्ट करना ही है सिक्योरिटीज में, बिजनेस ही हमारा ये है कि हम सिक्योरिटीज में डील करते हैं, तो हमारी वो इनकम पीजीपीपी में मानी जाएगी। अन्यथा अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर हो गई होगी यहाँ तक की बात? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये जनरल प्रिंसिपल तो नहीं पढ़ने हमें, तो इन्हें दिखाओ भी मत आपको आज, खाम आओ चलो। पॉइंट नंबर 6 को देखते हैं। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट्स। बेनिफिट या परक्विजिट आपको मैंने बताया हुआ होगा, नहीं भी बताया तो सुन लो। कोई भी अलग से बेनिफिट मिले, सैलरी होती है एक चीज़, तो सैलरी से अलग कोई बेनिफिट होता है। मान लो आपको किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया, तो वो आपका बेनिफिट माना जाएगा, पर्क्स माना जाएगा, परक्विजिट माना जाएगा। परक्विजिट को हिंदी में बोलते हैं अनुलाभ, बेनिफिट को बोलते हैं लाभ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ परक्विजिट कैसे? द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। ऐसा आपको बेनिफिट हो गया कि वो कन्वर्ट हो सकता है मनी में भी, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी, मनी में हो भी सकता है कन्वर्ट और नहीं भी। अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस, वो बिजनेस से अराइज हुआ हो, और द एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन, या किसी प्रोफेशन की वजह से एक्सरसाइज हुआ हो। यानी कि कैसे सर, कोई एग्जांपल दो। एडवोकेट देखे होंगे आपने, केस वगैरह लड़ते हैं। मान लो कोई एडवोकेट केस जीत जाता है, तो उसका जो मतलब पार्टी थी उसकी तरफ से, उसकी जो फीस थी वो तो देगी देगी, अलग से वो बोले लो सर ये चाबी पकड़ो गाड़ी की, ये गाड़ी आपकी आज से आपकी हुई। ठीक है, बात समझ रहे हो? फीस तो मिली उसे, केस जीतने की वजह से उसने अपनी गाड़ी भी दे दी। मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा, अगर प्रैक्टिकली भी आपने कहीं नहीं सुना है तो। ठीक है, प्रैक्टिकली आपने एक एग्जांपल देता हूँ, वो सुना होगा। टीचर्स को क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट ना, मतलब एग्जाम हो जाते हैं, रिजल्ट वगैरह पे कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं। लो सर आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया, ये वो सब करा और इतनी मेहनत करी, आपकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँच गए, हमारे इतने अच्छे मार्क्स आए, लो सर आपके लिए ये छोटी सी भेंट हमारी तरफ से। ऐसे करके भी कुछ मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो कुछ अमाउंट दे देते हैं उन्हें, या तो पैसे वैसे ट्रांसफ़र करवा दो, या कोई गिफ्ट ऐसा दे दो जो कॉस्टली गिफ्ट हो। मान लो आप कोई वॉच आ जाए, या कोई डायमंड की रिंग आ जाए, या गोल्ड का कुछ वो पेंडेंट वगैरह, मतलब कुछ भी एनीथिंग ऐसा जो गिफ्ट में या परक्विजिट अगर मिल जाए, तो वो जो आपका परक्विजिट आपको मिला है बिजनेस की और प्रोफेशन की वजह से जो मिला है, उसकी वजह से जो मिला है, बिजनेस में होने की वजह से ये टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ परक्विजिट। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी। अब जरूरी नहीं वो जो आपको पेंडेंट वगैरह मिला है वो मनी में ही कन्वर्ट हो तभी उस पर टैक्स लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहे मनी में कन्वर्ट हो या ना हो, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस होना चाहिए बस, या एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन होना चाहिए। क्लियर हो गई होगी यहाँ तक की बात? तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 जो मैंने कराए थे, इन्हें नोट कर लेना, रिवाइज कर लेना एक बार अच्छे से। मैंने पूरी कोशिश करी है अपनी तरफ से आपको बेस्ट समझाने की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और पॉइंट्स के साथ, तब तक के लिए गाइस थैंक यू। पढ़ते रहें आप ऐसे ही। मुझसे जो भी आपको हेल्प चाहिए तो मेरे को मैसेज करें या कमेंट करें। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस।